हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग केबीएस पीआरटी का साइंस का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। जो कि पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मोशन का हम अपना पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंतर्गत क्या आप चीजें पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में जिसमें सिलेबस डिफाइन किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि मोशन के अंतर्गत आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ोगे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी पढ़ोगे। तो इतना सिलेबस आज आपका कवर हो जाएगा जस्ट एक वीडियो में, याद रखिएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना है। अपनी नोट्स और कॉपी निकाल लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स पढ़ने के पहले आप सबको एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि प्रोसेस किसी चीज की कैसे होती है। देखो, समझो ध्यान से। प्रोसेस इन द सेंस, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, एग्जाम्पल समझना। फिजिक्स क्या होता है वो जब तक समझोगे नहीं, आप सबको, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स या केमिस्ट्री या कह सकते हो साइंस उतने अच्छे से नहीं समझ में आती होगी, या अगर आपको आती भी है तो आज मैं जिस तरह से पढ़ाने वाला हूं, आपको इसके बाद या इसके पहले कभी आप इस तरह से नहीं पढ़े होगे। अब देखते हैं फिजिक्स होती क्या है। एक्चुअल में फिजिक्स क्या होती है दोस्तों, कि प्रोसेस होती है सोचने और समझने की क्षमता। जितनी ज्यादा आपके अंदर इमेजिनेशन पावर होगी, उतनी ज्यादा आप फिजिक्स समझ पाओगे। जैसे अभी वीडियो चल रहा है ना आपके मोबाइल पे, ये वीडियो आया कैसे। अब आप सोचो इसकी बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है। जिस दिन ये समझ जाओगे, यही तरीका फिजिक्स को भी समझने में लगता है। अब समझो इस चीज को। वीडियो जो आपके मोबाइल पे चल रही है, थोड़ी देर पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक करा होगा। क्लिक करते ही आपको YouTube पे रीडायरेक्ट किया हो गया होगा, और YouTube ने कहाँ रीडायरेक्ट किया होगा, जो हमारे चैनल का पेज है उस पे रीडायरेक्ट किया होगा। तो आज हम सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये तो हुआ कि नोटिफिकेशन के बाद की क्या प्रोसेस है। अब अगर हम नोटिफिकेशन के पहले की प्रोसेस समझें, नोटिफिकेशन के पहले की हम अगर प्रोसेस समझेंगे दोस्तों, तो प्रोसेस क्या थी। तो प्रोसेस ये कहती है कि आप सब को ये वीडियो तभी मिला है जब किसी ने इस चीज को तैयार किया है, फिर उसने रिकॉर्ड करा है, फिर उसने अपलोड करा है, फिर जाके आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंचाया गया है यूट्यूब के थ्रू, तब जाके ये वीडियो मिला है। देन इतनी लंबी प्रोसेस है, और इसी थिंकिंग को ही फिजिक्स कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल सी भाषा में समझो, और यही चीजें जो होती हैं वो फिजिक्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये लड़की सोच रही है तो ये भी मोशन कर रही है। ठीक है, एक्चुअली में मोशन होता क्या है ये सबको मैं डिफाइन करूंगा, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल। आपके एग्जाम के लेवल का क्या क्या क्वेश्चन आता है वो भी इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, 1D मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। सेकंड, 2D मोशन, क्या 2 डायमेंशनल मोशन होती है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं दोस्तों। 3D मोशन, ये सब बहुत सारे लोग जो पहले पढ़े भी होंगे फिजिक्स, उन लोगों को ये चीजें थोड़ी नई दिख रही होंगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो हम सोच तक नहीं पाते हैं कि ये पूछा क्या है। लेकिन ये सब चीजें हम लोगों को आती हैं, हमारे सामने होती हैं, और हमें बस सीखना है ये क्या है। ठीक है, अगला है डिस्टेंस। जब हम पढ़ेंगे तो डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड से होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया है कि डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड से होता है, यानी दूरी का जो संबंध होता है वो चाल से होता है। मैं दोनों चीजों में, दोनों आपके बायलिंगुअल में डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अगला है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो हम वेलोसिटी इक्वेशन से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, वेल एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो वेलोसिटी इक्वेशन से पढ़ेंगे। तो इन दिस होल चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम यहां तक पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान देना, और थोड़ा सा इसका भी हम पढ़ेंगे। बट ये वाला जो सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हम ग्राफ के थ्रू कैसे हम वेलोसिटी को निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज की वेलोसिटी को ग्राफ के थ्रू, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड फुल कम से कम 20+ क्वेश्चंस को हम
अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हर टॉपिक के बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर टॉपिक के बाद मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हर टॉपिक यानी डिस्टेंस आपने पढ़ा तो डिस्टेंस का क्वेश्चन, स्पीड पढ़ा तो स्पीड का क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, वेलोसिटी पढ़ा तो वेलोसिटी का क्वेश्चन, एक्सीलरेशन पढ़ा तो एक्सीलरेशन का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, बट जब हम वेलोसिटी एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे देन हम फुल चैप्टर का 20+ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें से सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है। ठीक है, तो इन फिजिक्स मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन ओवर टाइम। देखो क्या है कि हमारे पास हम जहां भी बैठे हैं दोस्तों, सब कुछ गति में है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये चित्र में, जो अर्थ है या जो जो सन है, इसके अगल बगल जितने भी आप कह सकते हो प्लैनेट्स हैं, ये सब मूव कर रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब देखो, आप जब सोए रहते हो ना, तब भी आपके आपके बॉडी में एक चीज हमेशा सर्कुलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन आप पढ़े होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ गतिमान है। जैसे आपके सामने, आपके मोबाइल के सामने, आपके मोबाइल पर ही एक वीडियो चल रही है, देन ये वीडियो भी क्या है, गतिमान है। ध्यान से समझिएगा। और देखो, हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, ये क्या करती है, ये भी मूव करती है। क्या करती है, हमेशा मूव करती है 24 घंटे। इसी के मूव करने की वजह से, ठीक है, ये टू टाइप्स ऑफ कह सकते हो मोशन करती है, दो तरह की गति करती है ये। ठीक है, इसी के मूव करने की वजह से दिन और रात होता है। ध्यान से समझिएगा। इसी के मूव करने की वजह से हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी के मूव करने की वजह से हमारे वर्ष में परिवर्तन होता है। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी भी मूव करती है। अब देखो, अगर मान लो आप इस पॉइंट पे हो पृथ्वी के ऊपर, तो अगर ये पृथ्वी घूम रही है तो आप भी तो घूम रहे हो। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप इमेजिनेशन पावर बना लोगे अपनी, फिजिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। इसका मतलब, अब थिंक करो, सोचो, पृथ्वी घूम रही है और आप भी उस पे बैठे हो और घूम रहे हो। इसका मतलब हम हमेशा मोशन में हैं। समझ में आई बात? तो वही चीज लिखा गया है, इन फिजिक्स मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। मतलब समय के साथ जब कोई भी वस्तु जिसमें एक वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति क्या करे, बदलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, गति को गणितीय रूप से विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, गति और समय के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन ऑब्जर्वर एंड, देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, किसी प्रेक्षक के संदर्भ में। प्रेक्षक मतलब होता है जो देख रहा है। जैसे आप ये जो मूव कर रहे हैं ना, इसको आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, इसको क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। इसके संदर्भ में एक फ्रेम संलग्न करके और समय के साथ परिवर्तन के साथ उस फ्रेम के सापेक्ष शरीर की स्थिति में परिवर्तन को मापने के द्वारा एक पिंड की गति को देखा जा सकता है। जैसे मान लो आप खड़े हो, ध्यान से समझना, एक बॉडी है या आप हो, खड़े हो, ठीक है, और एक एरोप्लेन है जो क्या कर रही है, पहले यहां थी, ठीक है, और फिर क्या कर रही है, ऐसे आगे बढ़ते उड़ते उड़ते उड़ते, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे ना, तो पहले एरोप्लेन यहां थी, तो जैसे जैसे वो गुजरती है वैसे वैसे हम अपनी आंखों को क्या करते हैं, घुमाते जाते हैं ना, फिर उसके बाद घुमा के यहाँ ला देते हैं। ऐसा करते हो आप लोग? आंख घूम सकती है आपकी? तो एरोप्लेन जैसे जैसे घूमती है, तो अब ये एरोप्लेन की गति को हम क्यों कहेंगे कि एरोप्लेन गति में है? क्योंकि हम स्थिर हैं। ध्यान से समझना, हम स्थिर फील कर रहे हैं खुद को, इसीलिए हम कह रहे हैं ये एरोप्लेन क्या है, गति में है। जैसे जब आप बस में बैठे रहते हो दोस्तों, आप जब बस में बैठे रहते हो, ठीक है, और उसमें जंगले के बाहर जब आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है, आप तो बैठे हो, आप स्थिर हो, आपको लगता है कि रोड जो है ना वो पीछे की तरफ भाग रही है। रोड क्या कर रही है, पीछे की तरफ भाग रही है। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल में भागता कौन है, आपकी बस। बस क्या कर रही है, आगे की तरफ भाग रही है, इसलिए आपको फील क्या हो रहा है कि रोड कहां जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। समझ में आई बात? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही लिखा गया है कि जब कोई भी एक पिंड क्या करे, अपने कह सकते हो कि वो क्या करे, देख रहा हो या स्थिर हो, ठीक है,
तब उसके सापेक्ष दूसरा पिंड हमेशा क्या इसमें दिखेगा, गति में होगा या गति में देखा जा सकता है। अगला देखते हैं 1D मोशन क्या होता है। तो 1D मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर लीनियर दोनों एक ही चीज होता है, एंड स्ट्रेट लाइन मोशन को भी एक ही, तीनों को एक ही चीज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है 0 पॉइंट से, एंड फिर कहाँ जा रहा है, फिर जा रहा है 10 पॉइंट तक, ठीक है। उसी तरह से बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि रेखीय गति जब एक ही दिशा में, जैसे मान लो डायमेंशन क्या होता है, 3 तरह के डायमेंशन होते हैं। मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, z हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये जो आदमी जा रहा है दोस्तों ना, ये जो जा रहा है, ये देखो ये केवल एक लाइन में चल रहा है। मतलब अगर इस आदमी को हम लोग मान लें इस पॉइंट पे 0 पे है, तो ये सिर्फ इस दिशा में जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, इस दिशा में वापस हो जा रहा है। मतलब केवल एक डायमेंशन पे ये गति कर रहा है। तो जब कोई भी चीज, ध्यान से समझना, नोट कर लो, आप लोग नोट बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि मेरे मुंह से जो चीजें निकल जाएंगी शायद वो वापस आपको एग्जाम में ही सीधे मिले। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जब कोई भी चीज केवल एक एक डायमेंशन में, या कह सकते हो एक ही अक्ष में गति करती हो, या दूसरी भाषा में कह सकते हो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हो, तो उसे हम 1D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1D मोशन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो इंसान है ये क्या कर रहा है, ये देखो ये जब कर रहा है तो ये गति कर रहा है, जो सीधी रेखा में इधर जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस आ रहा है इसी रेखा में। तो केवल एक रेखा में ये गति कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 1D मोशन कहते हैं। अभी जब आप 2D और 3D दोनों पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल, या कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब क्या करे, इस दिशा में भी गति करे, यानी इधर भी जा सके और इधर भी जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट इधर भी जाए, इधर भी जाए और इधर भी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D मोशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि ये कैरम बोर्ड का जो आप देख रहे होगे, ये जो हमारा कह सकते हो, ये जो हमारी एक पार्ट है, ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, ये कई दिशाओं में मोशन कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जितने भी हमारे कह सकते हो पार्टिकल होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो केवल और केवल दो भाग में, जैसे मान लो अगर ये एक्स एक्सिस हो गया तो ये वाई एक्सिस हो गया, जेड में मोशन ही नहीं कर सकते हैं ये। तो याद रखना कि जब भी कोई वस्तु किसी प्लेन पर गति करती हो, प्लेन मतलब क्या होता है, किसी सतह पर गति करती हो, तो ये देखो, ये अगर वो सतह बंधी हुई है, दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो सतह बंधी हुई है, यानी उस सतह का क्या निकाला जा सकता है, एरिया निकाला जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन में गति कर रहा है। किस में गति कर रहा है, 2 डायमेंशन में। और इसी को हम क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक मैंने सर्कल भी लिखा है, जैसे सर्कल को समझना ध्यान से। अगर ये सर्कल है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक धागा है जिसमें आपने क्या किया है, इस ए को बांध दिया। ए एक कह सकते हो कि कुछ भी है, जैसे एक बॉटल हो गई या कुछ भी, जिसको आप हम लोग बचपन में बांध के घुमाते थे। तो जब हम घुमा रहे हैं तो यही पार्ट क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ध्यान देना कि अगर हम इस ए पे या इस पॉइंट पे घुमा रहे हैं, यहां से अगर हम यहां से एक्सिस निकालें तो इस तरह से 2 एक्सिस होंगे। तो देखो ये पहले यहां पे भी जा रहा है, फिर यहां पे जा रहा है, और जब यहां आ रहा है तो दोस्तों इस दिशा में चल रहा है। किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और जब यहां आ रहा है तो फिर ऊपर चल रहा है। इसका मतलब फिर जब ऊपर पहुंच जा रहा है तो फिर इधर चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो अकेला पार्टिकल ए है, ये एक बार यहाँ पे है, फिर घूम के यहाँ पे पहुंचा, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसमें है, 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ आपको। तो कभी कभी एग्जाम्पल देखो, आज तक केबीएस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन चांसेस होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये देखो इसमें कुछ है नहीं, अगर आप समझ गए तो आप आंसर करके आओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें क्वेश्चन लगाने नहीं होते हैं। तो कब हमसे क्या पूछ ले, ये हमें उस चीज पे डिपेंड होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3D क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप सबको बताने वाला हूँ। 3D का मतलब होता है दोस्तों कि हम गैसेस देखते हैं, जैसे हमारे घर पे कोई भी चीज उबाली जाती है, बिल्कुल ध्यान से समझना। 3D मतलब स्पेस होता है। स्पेस का मतलब समझो कि जैसे आप किसी बॉक्स में हो, जैसे मान लो मैं ये एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। इमेजिन करना आप इसके अंदर हो, या आप किसी कमरे में बैठे होगे, कहीं भी बैठे होगे, छत पे नहीं, आप एक किसी कमरे में बैठे होगे, तो ये कमरा कुछ इस तरह से होगा जैसा मैंने बनाया।
अब इसमें क्या होगा कि उस कमरे के किसी एक कोने को आप देखो, किसी एक कॉर्नर को आप ऑब्जर्व करो, तो आपको एक्स एक्सिस भी दिखेगा, वाई एक्सिस भी दिखेगा एंड जेड एक्सिस भी दिखेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, उस कमरे की लंबाई को आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, उस कमरे की चौड़ाई को आप वाई एक्सिस मान सकते हो। लेट्स एज्यूम दैट अगर मैं ये एक कोना ले लेता हूं ए को, तो हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो ध्यान से समझना कि उस कमरे के कोने को अगर हम एक पॉइंट मांग लें, तो वहां से हमें तीनों एक्सिस दिखाई देते हैं। और जब कोई भी चीज, जैसे अब वायु होती है, ध्यान से समझना, हवा, हवा क्या है, गैस है। तो हवा जो है वो स्पेस में घूमती है, स्पेस इन द सेंस उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, वो कहीं ऐसा बंधे नहीं होते हैं। ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे पूरे घूम सकते हैं इसके अंदर पूरा का पूरा। तो जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं या किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो बंधे नहीं होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में। जैसे आदमी क्या चल रहा था, सीधा सीधा चल रहा था, कैरम की जो गोटियां हैं वो किस तरह से चल रही थी, दो डायरेक्शन में चल रही थी। लेकिन जो गैस होती है दोस्तों, वो किस में चलती है, तीनों डायरेक्शन में चलती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट डाल के लिखो कि हवाएं या कोई भी गैस जो होती है, वो तीनों दिशाओं में विचरण कर सकती है, या कह सकते हो तीनों अक्षों में विचरण करते हैं, खुले होते हैं, स्पेस होते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अगर नाम स्पेस का आ रहा है दोस्तों, स्पेस मींस क्या होता है, अंतरिक्ष। दूसरी भाषा में इसे हम फिजिक्स की भाषा में अंतरिक्ष बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, आप लोग मूवीज देखते होंगे, मूवी के शुरू में एंट्री में दिखाते होंगे सब अंतरिक्ष, बहुत सारी चीजें। तो उस अंतरिक्ष में बिल्कुल ध्यान से समझना, अंतरिक्ष में जो भी पिंड हैं वो खुले हुए घूमते हैं, और किस दिशा में जाएंगे ये आपको पता भी नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पे हमें स्पेस दिखे, वहां हम कह सकते हैं कि वहां पे 3 डायमेंशन होता है। कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे किसी भी प्लेन सतह पे, अब आपके कमरे के कोई फर्श पे आप बैठ जाओ, तो उसमें आप कोई चीज भर नहीं सकते हो फर्श पे, फर्श को ढक सकते हो। तो जब किसी चीज के भरने की बात आती है, बिल्कुल ध्यान से समझना, भरने की बात आती है, तो वो 3D में होता है। अब आप कहोगे सर जैसे गिलास, बिल्कुल गिलास 3D में होता है। इसीलिए जो चीज आपकी 3D में होती है, उसका वॉल्यूम होता है, ये भी ध्यान रखना, उसका क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन निकाला जा सकता है जो चीज 3D में होती है। जो चीज 2D में होती है, उसका केवल और केवल एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन जो 3D में होती है, उसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, उसका एरिया भी निकाला जा सकता है। और जो 1D में होती है, उसको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी उसको कह सकते हो मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज ध्यान रखना, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, तो वहां पे आपको यही ध्यान देना है कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को केवल मीजर कर सकते हैं। मैं बहुत लेवल की चीजों को पढ़ा रहा हूं। अगर आपको वीडियो एक बार पसंद आ रहा है दोस्तों ना, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि इस चीजें की आपको फ्री में दिया जा रहा है, फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो लोग दिल से देख रहे हैं, एक बार शेयर तो बनता है, फटाफट आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का जहां जहां भी आपका अकाउंट है, एक बार जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अगला चीज, ठीक है। हम आते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो मैं जब जो चीजें बोल रहा हूं, जो आपको नहीं लगती हो ना, उनको नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिखा तो बड़े नॉर्मली हूं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा काफी अच्छे लेवल पे, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो, डिस्टेंस से आप कनेक्ट कराओ, क्या है ये, 1D, एक डायरेक्शन में होती है। नीचे देख रहे हो, एक बंदा है, एक लड़का है, ठीक है। ए पॉइंट से चल रहा है, बी तक जाएगा, तो ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, बड़ी सीधी बात है। यहां से ये घर तक जाएगा, घर से फिर ये पेड़ तक जाएगा, तो जो कि सी पॉइंट है, तो 3 मीटर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ए से सी तक अगर जाएगा, तो ये भी क्या है, एक कह सकते हो कि 1D की इसकी जो मोशन हो रही है, वो एक डायरेक्शन में हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो इसीलिए इसे 1D कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इसे हम मीजर कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी 1D प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, उनका हम मेजरमेंट करेंगे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस चीज को हम माप सकते हैं, केवल माप सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं,
उसको उसे क्या कहते हैं, तो वो किस शेप में होती है, तो 1D यानी एक अक्ष में होती है, जिस चीज को केवल माप सकते हैं। एग्जाम्पल में एक रेखा को आप सिर्फ और सिर्फ माप सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स आर, जिसे हिंदी में कहते हैं दूरी एक संख्यात्मक मान है कि कितनी दूर की वस्तुएं या बिंदु है, कि कोई भी जो वस्तु है या बिंदु है, जैसे ये घर जो है, ये इस लड़के के सापेक्ष में कितनी दूर है, तो इसे हम सिर्फ माप सकते हैं, जो कि क्या हो गया, मीटर। अब ध्यान रखना कि आपको यूनिट पढ़ते चलना है। यूनिट मतलब होता है मात्रक, ठीक है। यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगी, तो हमारा सॉरी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो मीटर होगी। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो ये हो गया डिस्टेंस। अगला देखते हैं हम दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और हमारा एंडिंग पॉइंट यहां है, तो सीधी भाषा में समझना कि आप कहीं भी घूम घाम के किसी भी दिशा से आप चले आए हो, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जैसे लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर whose length is the shortest distance from the initial to the final position of a पॉइंट पी अंडर गोइंग मोशन, ठीक है। तो याद रखना कि जब किसी भी स्टार्टिंग बिंदु से और अगर हम डायरेक्ट एंड बिंदु तक जाएं, तो इसी पोजीशन को या इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरी भाषा में समझो, इसका अर्थ यह होता है कि अगर एक बंदा ए है, ठीक है, ये ऐसे घूम घाम के यहां तक पहुंच गया, बी तक, ठीक है, या कह सकते हो बी पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमा है और इसे यहां जाना था। अब अगर ए कहता है कि नहीं मैं सीधे सीधे जाऊंगा, तो देखो ए ने क्या किया, दिशा का निर्धारण कर दिया। नोट डाउन दैट पॉइंट, विस्थापन जहां भी रहेगा वहां दिशा होगी, और जहां दिशा के साथ दूरी होगी, जहां दिशा के साथ दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ये नोट करो फटाफट, जहां दिशा के साथ हमें दूरी मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसीलिए इसे हम वेक्टर राशि भी कहते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, क्या होता है, सदिश राशि, और स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। तो राशि का मतलब ही होता है जिस चीज को हम माप सकें, सीधी भाषा में समझो, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब ही होता है कि किसी चीज को मापी जा सके। समझ में आई बात। तो जब वो राशि का मतलब मापी जा सके, सदिश का मतलब दिशा के साथ, तो जो चीज दिशा के साथ मापी जा सके, अभी हमने क्या पढ़ा, दूरी को हम क्या करते हैं, मीजर करते हैं। क्या करते हैं, मीजर करते हैं, यानी मापते हैं। तो जब हम दूरी को मापते हैं और किसके साथ मापेंगे, दिशा के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। अब याद रखो कि अगर एक बंदा सुबह में कहां पे गया, अपने कॉलेज गया, ठीक है, और वो कॉलेज ऐसे ऐसे घूम घाम के गया और कॉलेज से फिर घूम घाम के क्या किया, अपने घर आ गया, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी ए है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है, ए है। तो अगर हम सुबह से लेके शाम तक, जब तक वो घर आ रहा है, अगर इस समय हम विस्थापन निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, नंबर फर्स्ट, जब शाम को वो घर आ रहा है, तब अगर हम विस्थापन निकालेंगे तो वो विस्थापन 0 होगा। नोट डाउन दैट पॉइंट। इसका मतलब अगर किसी भी बिंदु का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाए, तो उस समय विस्थापन शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है, क्योंकि भैया चले तो यहीं थे, पहुंच भी यहीं गए हैं, तो अगर हम डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे, जैसे मान लो कि आप स्टार्ट तो यहां से किए थे, पहुंचे यहां थे, तो यहां से हमारा तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे ना पहुंच करके इसी को मैं आगे बढ़ा के डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा दूं, तो भैया स्टार्ट भी यहीं किए से, पहुंचे भी यहाँ थे, तो जब हम यहाँ पे पहुंच जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि अगर एक सर्किल है उसमें एक बंदा घूम रहा है, ठीक है, एक साइकिल घूम रही है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके और वो फिर कहां पहुंच जाता है, ए पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उस समय उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं विस्थापन से, लगने में बड़े हल्के होते हैं दोस्तों। नोट डाउन दैट पॉइंट, ठीक है। याद रखना कि अब अगर मैं कहूं कि ये जो ए है, जो यहाँ पे ए आपका घूम रहा था, ये जो ए है, मैं इस स्लाइड को जरा सा क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है दोस्तों, अगर ये क्या करे, अगर ये ए पॉइंट से चल के और अपने घर ना आए, सिर्फ स्कूल पे रहे,
यहाँ पे स्कूल पे रहे, कॉलेज पे रहे, ठीक है। तो अगर कॉलेज पे है तो ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब ये फिर घूम के वापस जा करके और इस तरह से वापस हो करके फिर से वो कहाँ पहुंच जाता है, ए पे पहुंच जाता है, तो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है दोस्तों। इसी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है कि विस्थापन शून्य हो सकता है, ध्यान रखना, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है, यानी दिशा अगर होगी तभी हम विस्थापन कहेंगे उसे, और जो दूरी होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। दिस इज सेकंड। अब तीसरी बात आती है कि विस्थापन और दूरी दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ए जाता है और डायरेक्ट एक पॉइंट है बी, तो अगर हम कहेंगे कि ए से बी तक, जैसे अभी स्ट्रेट लाइन जब हम लोग शुरू शुरू में पढ़ रहे थे 1D मोशन, तो वहां पे एक आदमी क्या कर रहा था, चल रहा था। देन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि 1D मोशन, अगर ए जो है वो सीधा सीधा कहाँ चल रहा हो, बी तक जा रहा हो, तो इसकी डिस्टेंस जितनी होगी, इसकी क्या होगी, जितनी दूरी होगी उतना ही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, यानी जो दूरी है वो क्या हो सकती है, विस्थापन, या विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। नोट डाउन दैट पॉइंट, कभी भी ये दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। या समझ में आ रहा है? अब हम लोग कुछ अंतर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। अब ये अंतर आप नोट डाउन कर लो, जैसे मैं शुरू शुरू में ही आपको बताया, इट इज, अब डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, जिसे हिंदी में कहेंगे यह एक वस्तु द्वारा कवर किए गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है। जैसे मान लो ए जो है वो ऐसे ऐसे चल के यहां तक पहुंचा, तो यहां तक अगर पहुंचा है तो ये पूरी जो लेंथ है इसे हम दूरी कहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा जो हम लेंथ लिए हैं इसे हम क्या कहेंगे, जैसे दूर, जैसे आप एज्यूम करो आप कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी काम करने जाते होगे या कहीं भी पढ़ने जाते होगे, तो वहां से वहां तक जाते होगे तो आपका, आपके गाड़ी का पेट्रोल चलता होगा ना, या आप साइकिल से जाते होगे, मेहनत लगती होगी, तो वो दूरी होती है जब आप वहां से वहां तक जाते होगे, ठीक है। तो वो पूरी जितनी भी लंबाई वो क्या करता है, कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ध्यान रखना। अब बात आती है, यह विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की वस्तु द्वारा कवर की गई सबसे कम दूरी। अब दो बिंदुओं की, ये देखो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, अगर ये इस तरह से घूम के जा रहा है दोस्तों, ये इस तरह से घूम के जा रहा है तो ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऐसे पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो ये सबसे कम दूरी होती है। तो यही लिखा गया है कि जो सबसे कम दूरी होगी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट दे करके भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, या यदि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई सबसे कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, यह हमेशा सकारात्मक होता है। भाई सिंपल सी बात है, आप कहीं से यहां तक चलोगे तो हमेशा पॉजिटिव में आप बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यह सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी होता है। अब समझो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। मान लो आप यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और वाप यहां तक आप जा रहे हो, तो इधर हम बढ़ेंगे तो क्या है प्लस, इधर बढ़ेंगे तो क्या है माइनस, ठीक है। तो जब तक हम इधर बढ़ रहे हैं ये हमारा प्लस में है। लेकिन अगर एक आदमी है जो यहां तक गया, ठीक है, बी तक गया, ए पॉइंट से चला बी तक गया, फिर बी से चला और फिर कहां आ गया, सी पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो सी पॉइंट तक, लेकिन दूरी कितनी होगी, अगर ए से बी तक हम मान ले 10 किलोमीटर है, ठीक है, और बी से सी तक हम मान ले कितना है, 15 किलोमीटर है। तो हमने क्या पढ़ा, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आता कैसे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कहां से चला है, ए से बी तक चला है तो कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर।
बी से सी तक चला है तो कितना चला है 15 किलोमीटर। इन्हीं को जब माइनस करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, वो किस में आएगा, -5 में आएगा, यानी हम इधर आ गए। समझ में आई बात? तो इसीलिए कहा गया है कि यह सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है। शून्य कब होगा, मैंने आपको समझाया। अगर एक सर्कल है उस पे एक आदमी घूम के फिर उसी जगह पे आ जा रहा है तो ये शून्य हो जाता है। ठीक है। अदिश राशि है इसमें। अब जो दूरी है वो हमारी क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा का कोई निर्धारण नहीं होता। किसी भी दिशा में आप चलते जाओगे तो आप उस दूरी को कवर करते जाओगे, चलते जाओगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है, यह सदिश राशि है। सदिश मतलब इसकी दिशा निर्धारित होगी, यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, भले रास्ते में वहां पे दीवार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तोड़ते फांदते सीधे वहां तक पहुंचेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। अगला दिया गया है, एक वस्तु की दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। जो दूरी होती है वो क्या होती है, विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ठीक है। अब देखो दूरी क्या है, अगर ये इंसान घूम के जा रहा है तो ये दूरी जो होगी वो विस्थापन से ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, विस्थापन ये वाला है और दूरी ये वाला है। ठीक है। तो दूरी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये डायरेक्ट भी जा रहा है, मान लो यहां से यहां तक ये डायरेक्ट गया, भाई कुछ जगहों पे हम डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे विस्थापन और दूरी दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि बराबर भी हो सकती है, यानी सेम हो सकती है, समान हो सकती है, और इसके क्या हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है, यानी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। अगला दिया गया है, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर, हमेशा क्या होगा, दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। विस्थापन कभी भी अधिक नहीं होगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पार्ट। तो कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं इस पे, किसी जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। जैसा लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट है मूव थ्रू अ डिस्टेंस। जो एक वस्तु जो है वो क्या करती है, कुछ दूरी तय करती है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, क्या इसका जो विस्थापन होगा वो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है? यदि हाँ, यदि हाँ, तो आप एक एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जब किसी वस्तु का, जैसे मान लो ये ए है, ये घूम घाम के फिर कहां पे आ गया, आपके इसी पॉइंट पे आ गया। तो जब किसी वस्तु का, आप क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, जब पहली चीज तो आप लिखोगे शून्य होने की शर्त क्या होगी। तो जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का शुरुआती बिंदु तथा अंतिम बिंदु दोनों एक हो जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण में, अगर एक इंसान किसी गोलाकार पथ पर साइकिल चला रहा है और वो किसी ए बिंदु से स्टार्ट करता है, घूम के पुनः ए बिंदु पे आ जाता है, तो इस समय जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो यहां ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन से निकलता है। क्लियर। अगला देखते हैं। तो दिया गया है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 मीटर की भुजा वाले। फिजिक्स मैंने आपको बताया कि जब तक इमेजिनेशन पावर नहीं लाओगे फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है। 10 मीटर की भुजा है और खेत कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि ऐसी भुजा, ऐसा खेत जिसके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी अगर ये 10 मीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर की होगी। ये भी कितनी होगी, 10 मीटर की होगी। और ये भी कितनी होगी, 10 मीटर की होगी। ठीक है। और ये क्या करता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब अगर हम यहां से ए पॉइंट से किसान स्टार्ट करता है, बी पर जाता है इस दिशा में, फिर सी पर जाता है इस दिशा में, डी पर जाता है इस दिशा में, और फिर ये यहाँ पे पहुंचता है, तभी तो एक चक्कर होगा जब ए से फिर घूम के ए पर पहुंचे। यानी 40 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करता है, 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है। क्या है, 40 मीटर चलता है। ठीक है। अब बात क्या आती है, लिखा गया है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो आपको वैल्यू क्वांटिटी किस में दी गई है, सेकंड्स में। तो तुरंत ये मिनट को पहले सेकंड में बदलो। तो मिनट, जब हम 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 2 मिनट में कितने, 120, और 20 सेकंड और है तो इसमें जोड़ दो, तो टोटल कितने हो गए, 140 सेकंड के बाद की कहानी पूछी जा रही है। किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जब ये यहां से चलेगा तो 140 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा। अब देखो 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है। ठीक है।
तो 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है। अगर हम कहें 80 सेकंड में तो ये कितने चलेगा? 80 मीटर। अब ध्यान से समझना कि जब भी हम इसके मल्टीपल में चलेंगे तो ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। जैसे एक चक्कर हुआ ना, ये एक चक्कर हुआ, ये कितना हो जाएगा? 2 चक्कर। अगर हम 40 का 3 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। तो 120 सेकंड में कितना चलेगा? 120 मीटर, यानी तीसरा चक्कर। फिर से अब ये इसी पॉइंट पे है, अभी वो पहुंच चुका है। अब हमें कहां तक जाना है? 140 सेकंड ही तो चलाना है उसे। तो हम तीसरे चक्कर में फिर यहीं पे पहुंच चुका है वो किसान। अब क्या करना है? अब उसे कितनी दूर जाना है? 120 सेकंड में वो फिर यहां पे पहुंच चुका है। एक चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, फिर 3 चक्कर लगाया, तो 120 सेकंड उसका पूरा हो गया। अब वो 20 सेकंड चलेगा। तो आपको पता है 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। ठीक है, तो अगर हम 20 मीटर चलाएं तो ए से ये बी तक पहुंचेगा, फिर बी से कहां पहुंचेगा? सी तक पहुंचेगा। क्लियर हुआ? अब आपसे क्या पूछा गया है? विस्थापन पूछा गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी ए से सी तक हम जब डायरेक्ट पहुंचेंगे तो उसी को हम विस्थापन कहेंगे। अब देखो, अगर ए से सी तक का हम ग्राफ निकालें तो कुछ इस तरह से बन रहा है, जो कि आपके वर्गाकार खेत का प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्ग के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर के सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम यक्स मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि वर्ग के सामने की जो भुजा होती है, सॉरी, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जिसे हिंदी इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज बोलते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम क्या लिखते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग परपेंडिकुलर। इस देखो, कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का वर्ग, यानी इसे हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम करता है। कर्ण का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर हम करेंगे। लंब का मतलब हो गया, अब ये चाहे लंब ले लो चाहे ये, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 स्क्वायर देन प्लस 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 100, तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब 200 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के। देन एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो 100 का जो हमारा कह सकते हो कि स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी 100 का स्क्वायर रूट आएगा, वो कितना आएगा? 10 आएगा। और 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? √2। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? 10 √2 मीटर। अब देखो, अगर आपके ऑप्शन में अंडर रूट में नहीं दिया है तो √2 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.414। जब मल्टीप्लाई कराओगे इसका तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1.414। तो इसको हम जब गुणा कराएंगे तो 10 है तो एक दशमलव यहाँ आगे कर देगा, तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? तो विस्थापन के लिए ये दोनों कंडीशन दी गई हैं, कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है, क्योंकि एक सर्किल पे अगर एक इंसान इस पॉइंट से चल रहा है, घूम के यहीं पहुंच गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसमें लिखा है नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक ही सही होगा, नीचे वाला। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। देखो, अब यहाँ पे दोनों आ गया कि किसी भी विस्थापन का जो परिमाण होता है वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। मैंने बार बार बताया है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है रट जाओ। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे ये क्वेश्चन है दोस्तों, और यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपके केवीएस में पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ध्यान समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन अगर आप समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप समझ जाओगे। ध्यान से समझो। एग्जाम्पल्स जितने दिए गए हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है ये। ठीक है, सो इस पे मुझे कोई ब्लेम मत करना, ये एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, अगला दिया गया है यूनिफॉर्म as the object cover equal distance in equal interval of time it is said to be uniform motion। जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। जैसे
मैं आपको बताऊं कि एक आदमी है जो पॉइंट ए से चल रहा है। जैसे आप लोग बहुत सारे सवाल सुने होंगे कि 1 रुपए में एक टॉफी, सुने हो? तो 10 रुपए में कितने टॉफी? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर क्या आएगा? 10 टॉफी। ठीक है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि एक आदमी है, वो पॉइंट ए से लेके बी तक जाता है, ठीक है, और ये 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, और आपसे पूछा जाए तो ये 5 सेकंड में कितना चलेगा? 50 मीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप कहोगे 100 मीटर। समझ में आ रही बात? और फिर आपसे पूछा जाए, अब देखो, अगर कहा जाए कि 1 सेकंड में ये कितना चलता है, 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, फिर आपसे कहा जाए कि 2 सेकंड में बताओ, तो आपका क्या आएगा? 2 मीटर आएगा। ठीक है। आपसे कहा जाए 3 सेकंड में बताओ, तो आपको क्या आएगा? 3 मीटर आएगा। आपसे कहा जाए 4 सेकंड में बताओ, तो आपको क्या आएगा? 4 मीटर आएगा। ठीक है। एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब हमारा, तो अगर हम इन दोनों के बीच का, यानी 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच का अंतर निकालें, तो ये 1 मीटर आ रहा है। अगर हम 2 से 3 के बीच का अंतर निकाले तो भी 1 मीटर आ रहा है। अगर हम 3 से 4 के बीच का अंतर निकाले तो भी 1 मीटर आ। यहाँ वही बात लिखी गई है, जब समान समयांतराल में समय का जो अंतर है, यानी 1 से लेके 2 सेकंड में कितने का अंतर है? 1 सेकंड का। और 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? 1 मीटर। तो समान समयांतराल में जब समान दूरी तय करती है कोई वस्तु, कोई भी गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, इस तरह से, तो अगर ये समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे हम कहते हैं कि वह जो गति कर रही है वो कैसी है? एक समान गति है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है जो कहाँ दौड़ रहा है? पार्क में दौड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक सर्कल में दौड़ रहे हो, तो जो दौड़ते हैं उनको देखो, एक नॉर्मल मोशन से हमेशा ऐसे 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 दौड़ जाते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, भीड़ वाली सड़क पर चल रही एक कार। ठीक है। अ कार मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट। तो अगर कोई भी कार है, ठीक है, और वो भीड़ वाली जगह पे चल रही है, तो एक नॉर्मल स्पीड से हमेशा चलती जाएगी। सिंपल सी भाषा में समझो कि जब दो समयों के बीच के अंतर तथा उनके बीच की चली गई दूरी सदैव समान हो, अब जैसे 2 से 3 के बीच हम निकालेंगे तो भी 1 सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में वो केवल कितना चल रहा है? 1 मीटर चल रहा है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। बिल्कुल नोट डाउन दैट पॉइंट, बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है। अगला क्या है कि जो असमान गति है, इसको समझ लो। जब क्या हो, अब जैसे मान लो अगर कहा जाए कि 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, अगले 1 सेकंड में जब 2 सेकंड होता है तो वो 3 मीटर चलने शुरू कर देता है। ठीक है। फिर आता है कि 5 सेकंड होता है तो वो फिर 4 मीटर चलना है। ठीक है। तो या कह सकते हो 3 सेकंड में वो 4 मीटर चलता है। तो आप देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ सेम है डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है? सेम है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस आ रही है, फिर यहाँ घट जा रही है, 1 मीटर की आ रही है। तो जब इस तरह से उतार चढ़ाव वाली चीजें दिखे, जब क्या हो, एक सीधी रेखा में ना चल करके क्या हो, उतार चढ़ाव वाली चीजें दिखे, तो उसे हम कहते हैं असमान गति। जैसे सिंपल सी भाषा में समझो, जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो कभी कभी आप गाड़ी को खूब तेज करते हो, फिर अचानक से धीरे करते हो, फिर तेज करते हो, फिर अचानक से धीरे करते हो, तो इस तरह की जो गति होती है उसे हम असमान गति कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा गाड़ी किसी हाईवे पे चला रहे हो, 50 किलोमीटर की स्पीड रखे हो, तो हर सेकंड में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो पर सेकंड, वो इक्वल अगर है, तो उसे ही हम कहते हैं एक समान गति। क्लियर हुआ? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम फॉर्म में हो। ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम फॉर्म। भाई जैसे हम लोग कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो सब लोग एक समान दिखते थे, तो ऐसे याद कर सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सब एक समान दिखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर इंसान क्या होगा? अलग अलग दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि एक सारणी दी गई है आपके इसी एनसीईआरटी से रिलेटेड। अब आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वस्तु है, जैसे दो वस्तु दी गई, वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी और उसकी टाइमिंग दी गई है। ठीक है। यहाँ भी टाइम दिया गया है, यहाँ भी टाइम दिया गया है, और वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी है। दो वस्तुएं हैं, या कह सकते हो दो गाड़ियां हैं, एक ए है और एक क्या है? बी है। ए जो है 9:30 सुबह में 10 मीटर की दूरी तय करता है, और 9:45 पे कितना दूरी तय करता है? 20 मीटर। डिफरेंस कितने का आया? 15 मिनट का आया। 15 मिनट में कितनी दूरी तय किया है? 10 मीटर दूरी तय किया है। अब बी को देखते हैं, तो बी 15 मिनट में कितनी दूरी तय किया है? 7 मीटर तय किया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ 9:45 से फिर यहाँ डिफरेंस 10 बजे आ गया, तो यहाँ भी कितना आ गया? 15 मिनट ही है। लेकिन ए जो है अभी भी ये कितनी दूरी तय किया है? 10 मीटर की दूरी।
और जो बी है ये 19 से 23 पे आया है, तो ये कितने किलोमीटर, कितनी दूरी तय किया है, 4 मीटर की दूरी तय किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 मीटर था, यहाँ भी 10 मीटर था, यहाँ पे 7 मीटर था और यहाँ पे 4 मीटर था। फिर अगला हम देखते हैं, तो यहाँ भी हमारा कितने का इंटरवल मिल रहा है, 10 मीटर का, लेकिन यहाँ पे कितना, 12 मीटर का मिल रहा है। मतलब ये कभी भी बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। किसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कह सकते हो असमान गति में है, और ये किसमें है, समान गति में है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हो जाए तो उसको जरूर क्लियर के पॉइंट पे नोटिस करो, क्लियर का कमेंट करो। ठीक है, अब अगली चीज हम पढ़ते हैं, चाल क्या होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। कोई भी वस्तु की जो स्थिति होती है, उसके परिवर्तन का परिणाम ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, दूसरी भाषा में, एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एक सेकंड में, तीसरी भाषा में एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब ये जो एकांक और एक सेकंड आया, ये कहां से आया, वो आपके फार्मूले से आता है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु की गति उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिणाम होती है। जैसे मान लो एक एक कह सकते हो एक साइकिल है जो बिंदु ए से चल रही है, ठीक है, और बी तक जा रही है। तो अगर एक सेकंड में कह सकते हो 2 मीटर चल रही है, ठीक है, फिर कह सकते हो कि अगले 2 सेकंड में फिर वो कहां पहुंच गई है, 4 मीटर की दूरी तय कर ली है। फिर कहोगे कि 3 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय कर ली है। तो आप क्या देख रहे हो, हर सेकंड वो कितने मीटर चल रही है, 2 मीटर। तो जैसे ही आप कहोगे कि उसकी चाल बता दीजिए, तो चाल क्या आ गई, 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई चाल, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो साइकिल जो है वो कितने स्पीड से चल रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी भाषा में देखो, यहीं से आपकी चीजें निकल जाती हैं कि किसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। और ये जो परिभाषा लिखी गई है, ये इसी फार्मूले से लिखी गई है। अगर इस टाइम को हम एक कर दें, क्या कर दें, एक कर दें, तो जब डी में आप एक से भाग दोगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, डी के बराबर। इसका मतलब किसी भी वस्तु की जो चाल होती है, इमेजिनेशन पावर स्टार्ट होनी चाहिए यहाँ से आपकी। किसी भी वस्तु की जो चाल होती है, अगर वो जितना वो एक सेकंड में चलती है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, अभी जब मैं आप सबको पढ़ा रहा था आर्टिकल, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब आपको पर सेकंड पर किलोमीटर लिखना होता है तो ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एन यूज कर लें या ए यूज कर लें, तो 2 मीटर अ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितना, 2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कहीं कभी भी समय को एक कर दें, तो जितनी दूरी उस वस्तु के द्वारा चली जा रही है, वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसलिए लिखा गया है, दूरी जिसे एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है, चाल कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह अदिश मात्रा, मात्रा नहीं, इसको राशि लिखना आप लोग। ठीक है, तो यह एक अदिश क्या है, राशि है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अदिश राशि है। अब इसमें यस जो है वो हमारी क्या है, स्पीड है। डी क्या है, डिस्टेंस जो कि ट्रेवल की जा रही है किसी वस्तु के द्वारा। एंड टी क्या है, टाइम इलेप्स्ड है, जो हमारा टाइम खर्च हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये आदमी कभी धीरे चल रहा है, कभी जल्दी से चल रहा है, फिर कभी धीरे चल रहा है, फिर कभी जल्दी से चल रहा है। एग्जाम्पल समझना कि मान लो पहले सेकंड में ये 1 मीटर चला, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगले दूसरे सेकंड में ये कितना चला, 2 मीटर चला, क्योंकि ये कभी धीरे चल रहा है कभी तेज चल रहा है। फिर अब एक सेकंड में कितना चला, 1 मीटर। 2 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। कुल कितना चला, अगर हम आपसे पूछे कुल कितना चला, 3 मीटर चला। और कितनी देर में चला, तो केवल 2 सेकंड में चला। क्या मैंने बोला, दूसरे सेकंड में ये 3 मीटर पे पहुंच जाता है, क्योंकि 2 मीटर चलेगा ना। जैसे मान लो अगर ये जब धीरे चल रहा है, जब ये धीरे चल रहा है, ठीक है, तो पहले एक सेकंड में वो क्या चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है।
ठीक है। अब सेकंड अगला फिर तो होगा ही ना, यानी अब मान लो अब दूसरा सेकंड हो रहा है, तो दूसरे कदम पे ये 2 मीटर वाला कदम बढ़ा दे रहा है। तो जब दूसरे सेकंड पे 2 मीटर बढ़ा देगा तो पहले सेकंड, मान लो यहां था, ठीक है, यहां था, 1 सेकंड चला यहां पहुंच गया, 1 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। सेकंड दूसरा जब होगा, दूसरा मैं बोल रहा हूं, दो नहीं बोल रहा हूं, दूसरा जब होगा यानी 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड जब होगा तो ये तुरंत 3 मीटर पे पहुंच जाता है। तो आप देखोगे ये कहां से कहां पहुंचा, ये पहुंचा 3 मीटर पे। कितने सेकंड में पहुंचा, तो केवल 2 सेकंड में पहुंचा, क्योंकि ये 1 सेकंड यहां से यहां तक चला था। अब ये टोटल अगर हम लेंगे तो ये 2 सेकंड आ रहा है, ये मैं दूसरा लिखा हूं, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है कि कुल दूरी जो हो रही है इस आदमी के द्वारा वो कितनी हो रही है, 3 मीटर की, और कुल समय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 2 सेकंड का। तो ये आदमी को आप देखो कभी धीरे कभी तेज चल रहा है। इसी की वजह से जब हम चाल लिखते हैं, चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर, ठीक है, चूंकि हमने पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में, कुल दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये कुल दूरी कितनी तय कर रहा है, 3 मीटर की, ठीक है, और कितना समय लग रहा है, इसे 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 सेकंड हो गया यहां पे, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। देखो दोस्तों 3/2 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो 1.5 बन जाएगा। बाकी ये जो दोनों बचे हैं ये एज इट इज लिखे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किसी चीज का मात्रक कैसे लिखा जाए। कुछ नहीं होता है, जो फार्मूला है, जिस तरह से मान लो दूरी लिखना है तो दूरी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, तो आप मीटर लिख लो, उसके बाद सेकंड में रिप्रेजेंट करते हो तो सेकंड लिख लो। अब जब ये अंक तो अपने आप कटेंगे पिटेंगे, लेकिन वो मात्रक नहीं कटते पिटते हैं, तो जो बच रहा है उसको लिख दो, आपका मात्रक अपने आप निकल जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की जो दूरी है वो कितने सेकंड में तय करती है, 4 सेकंड में। तो आपको नंबर फर्स्ट पे लिखना है कि 16 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में तय की गई, 4 सेकंड में। किसी भी सवाल को लगाने के लिए आपको लिखना होता है कि 16 मीटर की दूरी, आप देखो मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं, आप इंडिकेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की गई, ठीक है। अगला क्या दिया गया, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में। तो अगली जो 16 मीटर की दूरी है, जैसे मान लो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, ठीक है, एक इंसान है जो ए से बी तक जाता है, जिसकी, अब ये पहली जो 16 मीटर की दूरी है उसके लिए कितने सेकंड लेता है, 4 सेकंड लेता है, तो ये 16 मीटर की दूरी तय करता है। अगली जो 16 मीटर की दूरी है इसको लेने में वो कितना समय लेता है, तो यहाँ पे वो 2 सेकंड लेता है। तो आप देखोगे कुल डिस्टेंस कितनी आ गई, 32 मीटर। कुल टाइमिंग कितनी आ गई है, तो यहाँ पे 6 सेकंड्स आ गए हैं, ठीक है। तो अगले 16 सेकंड में 16 मीटर चलने में कितना सेकंड लेता है, 2 सेकंड लेता है, ठीक है। पूछा क्या गया है, वस्तु की औसत चाल। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालोगे, औसत चाल निकालोगे, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है कि एक सिंपल सी चीज लिखनी है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो गई, 16 और 16 कितनी हो गई, 32 मीटर। मीटर लिखना मत भूलना, नहीं तो आपकी यूनिट गलत हो जाती है, ठीक है। हमेशा जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर में ही होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में ये सिस्टम नहीं है कि एमकेएस और सीजीएस पद्धति पढ़ाया जाए, इसलिए ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए एमकेएस और सीजीएस एफपीएस जो भी आपके सिस्टम्स हैं कि किसी चीज का मात्रक किसमें होता है। और सेकंड हमारा कितना है, 6 सेकंड है। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 पचे 30 और 6 या 18, फिर कितना बचा 2, तो 5.33 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। दोस्तों ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑडोमीटर। अब देखो ये स्कूटी या गाड़ी में इस तरह से मीटर होता है जो स्पीड बताता है। याद रखना, ये मीटर केवल स्पीड नहीं बताता है, आपकी गाड़ी कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है ये भी बताता है।
जो कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो इसी को हम ऑडोमीटर कहते हैं, जो हमारी गाड़ियों में होता है, इसी को ऑडोमीटर कहते हैं। तो कभी आपसे ऑडोमीटर के बारे में पूछ ले तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। लिखा क्या गया है, एक कार का ऑडोमीटर की यात्रा की शुरुआत कितनी थी? 2000 किलोमीटर पे थी। भाई आप जब कभी स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे उसको कार में क्या दिख रहा था? यहाँ पे शुरू शुरू में क्या दिख रहा था? 2000 मीटर। तो आप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जब लगाओगे तो लिखोगे शुरू में यानी एट द स्टार्टिंग पॉइंट उसको कितना दिख रहा था? 2000 किलोमीटर। ध्यान से समझना। फिर क्या लिखा है, यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर हो जाता है। तो अंत में कितना दिख रहा है? तो अंत में हो गया आपका 2400 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 400 किलोमीटर हुआ है यात्रा में जो डिस्टेंस हमें मिली है वो कितनी मिल गई? 400 किलोमीटर। यदि यात्रा 8 घंटे लेती है तो कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए तथा मीटर प्रति सेकंड में भी बताइए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम अगर निकालेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम करना है। स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। तो आप लिख लो 400 किलोमीटर। मैं फिर से फोकस कर रहा हूं, किलोमीटर आपको हटाना नहीं है। फिर ये कितनी देर में चल रहा है? 8 घंटे में चल रहा है। ठीक है, 8 घंटे हो गया। अब क्या करो कि 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 बच्चे कितना होगा? 8 8 8 चौको बते 8 40। तो ये हमारा कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड जो निकली है वो किलोमीटर पर आवर में निकली है। अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से कोई भी वैल्यू मीटर पर सेकंड में बदलनी है, एक चीज याद कर लो, 8/15, या अगर नहीं याद हो रहा है तो 15/8। दोनों में से एक चीज याद कर लो। अब तरीका समझो, ध्यान से सुनना। आपको किस में से बदलना है? किलोमीटर से किस में बदलना है? किलोमीटर से बदलना है मीटर में। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू से किस में बदलना है? छोटी वैल्यू में। तो जब कभी भी आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना है यानी छोटे में बदलना है, तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, यानी अंश में छोटी वैल्यू रहेगी, या कह सकते हो न्यूमरेटर में छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी। जब भी हम छोटी वाली वैल्यू में चेंज करेंगे, आपको इतना तो पता होगा ना, किलोमीटर से छोटा होता है मीटर। तो किसको बदलना है? 50 किलोमीटर को बदलना है। तो जब हम 50 किलोमीटर को बदलेंगे तो इसी से हमें गुणा कराना होता है। अब वैल्यू कब कौन सी वाली ऊपर होती है, यही बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा कराना है। किससे? अब 8/15 या 15/8 में कंफ्यूजन होती है। तो क्या करना है कि देखो, किलोमीटर से आप किस तरफ जा रहे हो? मीटर में, यानी छोटी की तरफ जा रहे हो। तो आपको 8 ऊपर रखना है, क्योंकि हम छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा, एंड 15 हमारा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको आप कैलकुलेट करोगे, देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसा कि लिखा गया है, एकांक समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, फोकस ऑन दैट पॉइंट, कि जब आपकी दिशा निश्चित हो जाती है दोस्तों तो उसे वेग कहते हैं, और जब आपकी दिशा निश्चित नहीं होती है तो उसे हम चाल कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, बहुत जगह सुने होंगे, इनकी चाल खराब है। चाल खराब क्यों होती है? क्योंकि दिशा निश्चित नहीं होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो जब किसी भी काम को करने की दिशा निश्चित नहीं होती है तो वहीं से वो चाल में बदल जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी काम करने की दिशा निश्चित हो जाती है तो वो वेग में बदल जाता है। बाकी फार्मूला और सब कुछ सेम रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। याद रखना कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्यों डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो जब दूरी निश्चित दिशा में होती है, जब कोई भी दूरी निश्चित दिशा में होती है तो वो विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। भाई जब दूरी निश्चित दिशा में होगी तो विस्थापन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड अपॉन टाइम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चाल एवं वेग में क्या अंतर होता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि चाल में क्या होती है कि दूरी की जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है, और जो वेग होता है उसमें दूरी की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। चाल अदिश राशि है, वेग कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है,
अगला देखते हैं, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। किस अवस्था में, या कह सकते हो अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी भी वही चीज होती है, एवरेज वेलोसिटी वही चीज होती है जो वो एवरेज स्पीड होती है। डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी अगर आ गया तो आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। अगर वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर क्या आ गया, अगर स्पीड आ गई तो आप डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल। और स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोनों का अंतर समझ लो। ये दोनों बराबर कब होंगे? अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए कि एकांक समय में चले, जो विस्थापन तय किया जा रहा है और जो दूरी तय की जा रही है, ये जब दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। भाई समय को हमने एक कर दिया, यहां भी एक यहां भी एक। तो जब एकांक समय में चली गई दूरी तथा चला गया विस्थापन अगर यदि समान हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो भी औसत चाल होगी या औसत वेग होगा, वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। दूसरी चीज, ऐसी कंडीशन उत्पन्न कब होती है? सबसे बड़ी चीज, ये कंडीशन कब हमारे सामने प्रोड्यूस होगी? तो जब हम किसी भी चीज को एक सीधी रेखा में चलाएं, जैसे एक पॉइंट से किसी आदमी को, किसी मैन को बी पॉइंट तक जाना है, तो अगर ये सीधी रेखा में चल रहा है तो इसका जो विस्थापन होगा इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी स्ट्रेट लाइन में हम कोई भी गति करते हैं, कोई भी मोशन करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यही ए से लेके और ऐसे घूम घाम के जाना होता दोस्तों, यहां पे पहुंचता, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता, तो कभी भी इनकी जो एवरेज होगी वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर। तो जो हमारा ऑटोमोबाइल का जो ऑडोमीटर होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑडोमीटर दिखाया भी था, वो क्या करता है? तो वो हमें क्या क्या बताता है, हमारे बाइक की स्पीड, करंट स्पीड को बताता है। जिस किस में बताता है, किलोमीटर पर आवर में बताता है। और क्या बताता है, हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं वो बताता है। ध्यान रखना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं वो बताता है, दो चीजें बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, जब वस्तु एक समान गति में हो तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। ध्यान ध्यान देना कि जब कोई भी वस्तु एक समान गति में हो तो उसका मार्ग हमेशा हमेशा सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? अब देखो यहां पर क्या लिखा है, सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल के। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले आप फार्मूला लिखो, चाल बराबर क्या होता है, तो होता है दूरी बटा समय। अब फार्मूला लिखने के बाद आप ये निकालो कि आपको दिया क्या गया गया। तो चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल दी गई है आप अंतरिक्ष यान की। अगला दिया गया है 5 मिनट, याद रखना ये सेकंड में दिया गया है और टाइम आपको किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया। इसीलिए हम इस मिनट को, यानी हमारा जो टाइम है, इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो अगर हम 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 300 सेकंड हो जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻² सेकंड। क्लियर? अब आपको इस फार्मूले में ये पुट कर देना है, बट याद रखो दूरी हमें निकालना है, तो ये समय यहाँ पे भाग कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। देन अगर हम इसे इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हो जाएगा चाल गुणे समय बराबर किसके, दूरी के, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या निकल रही है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो चाल हमारी कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ समय कितना है, 3 × 10⁻²। 3 3 जा 9,
एंड 10 टू द पावर 8 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। डिस्टेंस है तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा अगली चीज आती है जिसमें हम एक्सरसाइज उससे रिलेटेड करेंगे, और उसके बाद हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे एंड सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।